हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन करेंगे। फर्स्ट लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने जाना था कि हिस्ट्री के घटक क्या है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ी जा सकती है। क्योंकि ये वीडियो हो सकता है ऐसे बच्चे देख रहे हो जिनका बैकग्राउंड साइंस साइड हो, जो सिर्फ 10th तक ही हिस्ट्री पढ़े हों, आगे उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो, अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर हम उसी तरह का एक बेस तैयार कर रहे हैं ताकि वो बच्चे जो कॉमर्स साइड से हैं सॉरी साइंस साइड से हैं, कॉमर्स के हैं, तो उनको भी हिस्ट्री का बेसिक पता लगे और उस तरह से वो भी अपने इस सब्जेक्ट में अच्छी कमांड बना सके। तो पिछले लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हिस्ट्री के 4 घटक मेन माने गए। पहला समय, दूसरा स्थान, तीसरा व्यक्ति और घटना। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए, उसी पोजीशन के साथ आगे चलते हुए हम समझेंगे कि समय कैसे लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समय कैसे लिया जाता है। अगर वो आप पिछली वीडियो पढ़ लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। हम लेसन वाइज सभी चैप्टर डाल रहे हैं, तो आप एक से लेकर ऐसे लेसन पढ़ते जाएं। वीडियो के अंदर लिखा हुआ होगा कि ये लेसन 1 है, लेसन 2 है, तो इस तरह से आप क्या है उन लेसन्स को पढ़ सकते हैं। अगर पहला पढ़ेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में पूरी हिस्ट्री का एक मैप बन चुका होगा, जिससे आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हिस्ट्री बोर नहीं लगेगी, क्योंकि लोग कहते हैं हिस्ट्री बोर है। नहीं, हिस्ट्री में बहुत कुछ समझने और सीखने का है। इस तरह से हम क्या है उनको चीजों को चलाएंगे। क्लियर है? तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर करते हैं टाइम लाइन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर समय काल कैसे निर्धारित किया जाता है, जिसे हम टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कौन सी चीज कहाँ हुई, कब हुई, उसके बाद कौन सी हुई, तो ये क्या है टाइम लाइन बनेगी, तभी हिस्ट्री लिखी जा सकती है, तभी वो हमें समझ में आ सकती है। तो उस टाइम लाइन को आज समझेंगे कि बेस क्या है। क्लियर? बढ़ते आगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम लाइन, काल रेखा। जो अतीत काल के अंदर, अतीत क्या होता है? जो अतीत काल के अंदर घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हम काल रेखा के नाम से जानते हैं। अतीत काल के अंदर जो घटनाएं हुई उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? काल रेखा के नाम से जानते हैं। वो जो काल रेखाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अतीत मतलब हमारा पुराना टाइम। इतिहास है क्या? घटनाओं का खेल है। पुरानी घटनाएं हैं जिन्हें अतीत में कहते हैं, पुरानी हो चुकी हैं। तो इस तरह से उनको हम किस में लेते हैं? अतीत में लेंगे। हमारा जैसे एनसीईआरटी की बुकों में लिखा हुआ होता है कि हमारा अतीत, तो वो इतिहास से संबंधित है। तो हमारा अतीत क्या था, हम क्या थे, हमने कैसे डेवलपमेंट किया, तो कब किया पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कब को देखते हैं वो टाइमलाइन कैसे काम करता है। ये देखें, ये एक टाइमलाइन शो की गई है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से हम देखते हैं तो जो हम काउंटिंग करते हैं उसी तरह से आगे बढ़ती है। जो हम काउंटिंग देखते हैं तो उसी तरह से आगे बढ़ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 500 तक गई है। और यहां देखते हैं तो यहां से अगर टाइमलाइन देखें तो ये बैक जा रहा है। अब आपको यहां समझना क्या है, अगर यहां पर ये यहां कोई घटना हुई,
और यहां कोई घटना हुई, दोनों में ही क्या लिखा हुआ है, दोनों में ही 500 लिखा हुआ है। लेकिन समझना क्या है, इसके पीछे लिखा हुआ है 500 ईस्वी और इसमें लिखा हुआ है 500 ईशा पूर्व। अब यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस है। सेम टाइम सा शो कर रहा है, लेकिन एक में ईस्वी है और एक ईशा पूर्व है। दोनों के समय में 1000 वर्षों का अंतर है। दोनों घटनाओं में कितना डिफरेंस है, 1000 वर्ष का डिफरेंस है। तो ये टाइमलाइन ली गई है। यहां से हम देखते हैं तो वापसी चलेंगे, जैसे कोई 5वीं ईस्वी में है घटना, तो फिर उसके बाद जो होगी वो 4th ईशा पूर्व में होगी, फिर 3rd ईशा पूर्व में होगी, फिर 2nd होगी। लेकिन यहां पर क्या है, यदि कोई ईस्वी है तो कहेंगे तीसरी में हुई तो अगली घटना क्या होगी, 4th में हो जाएगी, उसके बाद 5th में हो जाएगी। इस तरह की घटनाएं स्टार्ट रहती। स्टोरी समझ में आ रही है यहां तक? तो इस तरह से हमारे यहाँ ये सारी चीजें चलती हैं। या इस अब आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कि ये क्या, किसका बेस है, ये क्यों लिया गया। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ये क्यों लिया गया, ये किससे बेस लिया गया। तो यहां देखते हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, ईसा मसीह के जन्म के बाद या उसके साथ की घटनाएं। इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ईसा मसीह को मेन बीच में रखा गया, इसके जन्म को। क्यों रखा गया, क्यों? क्योंकि इतिहास लिखने की परंपरा स्टार्ट की यूरोप से स्टार्ट हो गई। वो अपना इतिहास लिखने लग गए, सोचने लगे, समझने लगे, उस चीजों को लिखना स्टार्ट करना शुरू किया। लेकिन अब उन्होंने अपने ही जो उनका पूजनीय था तो उसको ही उन्होंने बेस लेकर चलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इससे ही आया ईसा मसीह। ईसा तो ईसा पूर्व, ईसा से पहले, क्राइस्ट, क्रिस्ट से पहले, जीसस से पहले और उसके साथ। क्लियर हुआ? और आगे क्लियर होगा। ये टाइमलाइन आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये क्या कहता है। ईशा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं बीसी। ईसा पूर्व को हम क्या लिखेंगे, ईसा मसीह से पहले की घटनाओं को हम क्या लिखेंगे, उनके पीछे हम बीसी लिख देंगे। ठीक है। और बीसी की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। ये किसका शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, नॉर्मल आजकल एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट या जीसस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के काल्पनिक जन्म वर्ष के पूर्व, मतलब किसी को नहीं पता कि वो जन्म कैसे कब था, लेकिन कल्पना की गई है। उसके जन्म से पूर्व के वर्षों को ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसके लिए हिंदी में क्या लिखेंगे हम, ईसा पूर्व लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे। क्लियर है? जैसे हम कहते हैं सिंधु सभ्यता का टाइम, तो कहा जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 1750
1750 ईसा पूर्व। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा होगा? 2350 BC टू, सिर्फ अंतर क्या आया? BC। क्लियर हुआ? बिफोर क्राइस्ट, याद हो जाएगा। इस तरह से हम इसके बारे में समझते। आगे बढ़े। अब आगे क्या आता है कि ईस्वी। क्या आया? ईस्वी, मतलब ईसा मसीह के जन्म से। क्या आया? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एडी। जैसे आज मान लो कह देते हैं कि आज है 2020, तो उसको हम लिख सकते हैं एडी। क्लियर है? उसको क्या लिखे जा सकता है? एडी। लेकिन अब ये मान्य नहीं रहा, क्योंकि जो ईसा मसीह के पहले की घटनाएं हैं उनके पीछे तो BC या ईसा पूर्व लिखना जरूरी है, बाद में ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऐच्छिक हो चुका है, ये आपकी इच्छा पर है, लिखें ना लिखें। लेकिन आजकल ये ट्रेंड खत्म हुआ है कि अब हम इसके पीछे कुछ नहीं लिखते। लेकिन हिंदी में कई जगह लिखा भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे 2020 ईस्वी, अब लिखे ना लिखे अलग बात है, लेकिन लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म को 2020 वर्ष हो चुके हैं। आजकल हम उसको क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को। ठीक है, वो अलग चीज है, बाद में देखेंगे। और इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि ये शब्द कैसा है, क्वेश्चन आता है तो ये लैटिन शब्द है। एनो डोमिनी क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। यानी कौन? लॉर्ड कौन यहां पर लिया गया है? जीसस या क्राइस्ट। ईसा मसीह की काल्पनिक जन्म तिथि से आरंभ हुए सन ईसवी सन कहलाते। क्लियर हुआ? इसको नोट करें, लिखते रहें। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। प्राचीन कालीन तिथियों के लिए ई लिखना आवश्यक है, जबकि मध्यकालीन या आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री के लिए इसमें लिखने की जरूरत नहीं। आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो आपकी इच्छा पर है। अभी बात की थी, वो ऐच्छिक है आपका। क्लियर? उसको आप लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें। आगे बढ़ते। नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते। अब यहां पर कुछ देखते हैं क्या है। कुछ चेंज आए समय टू समय। जैसे BC को अब क्या लिखने लगे? डॉट हटा दिए, BC। अब AD को हम क्या लिखते हैं? सीधा AD, डॉट नहीं लिखे जाता। आजकल कुछ धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार भी हैं जो नहीं चाहते कि ये चीजें एक धर्म के प्रति ही समर्पित हो। इतिहास लगे कि एक ही धर्म को के बारे में लोग जानते हैं इतिहास के बारे में, इसलिए कुछ चेंज आया। तो कुछ जो इतिहासकार इसको क्या लिखते हैं? BC को, यानी जो B और C है, बिफोर क्राइस्ट है, उसको अब ये BCE लिखना स्टार्ट कर दिया गया। क्या है? बिफोर कॉमन एरा। मतलब जो हमारा कॉमन समय है, जिससे हम हमारी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हैं, हमारी सभ्यताएं एक दूसरे से संबंध में आई हैं, जुड़े हैं, आज ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उससे पहले का समय। क्योंकि आप मिडवल हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तब पता लगता है कि उस जगह की खोज हुई। तो इसका मतलब पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, वैश्वीकरण नहीं था। तो उससे पहले की घटनाओं को इसमें किस में लिखा जाता है? जो मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री लिखी जा रही है तो BCE, बिफोर कॉमन एरा। एरा होता है युग। क्लियर होगा? और एक है AD की जगह क्या लिखा जाने लगा? AD,
CE यानी कॉमन एरा। क्लियर हुआ? ये आप नोट करें, अच्छे से याद करें। शायद आपको समझ में आ गया होगा BC और किसके बारे में, इनके बारे में आपको क्लियर तस्वीर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि ये डेट ली गई है, तो डेट ली गई है तो क्या होगा, अब उसमें कैलेंडर बनेगा। भाई कौन सा समय कब तक चला, जैसे हम कैलेंडर देखते हैं, हमारे पास एक साल का कैलेंडर होता, पिछले साल का कैलेंडर होता, तो कुछ लोग बनाते होंगे। तो एक कैलेंडर बनने की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई? ये हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री को टाइमलाइन की जरूरत थी, और टाइमलाइन की जरूरत थी तो यहां पर आप देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था भी चलेगी, तो कैलेंडर का विकास होगा। अब ईसाई लोगों ने हिस्ट्री लिखी, सन लेना स्टार्ट किया था, कैलेंडर भी कौन से आएंगे? नेचुरल बात है, ईसाई कैलेंडर का विकास क्रम हुआ, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ ईसाई कैलेंडर। लेकिन उससे पहले आया था जूलियस कैलेंडर भी। ये सन याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जूलियन कैलेंडर कब आया? 46 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसाई कैलेंडर कब आया? उसके बाद 527 में, और ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 के अंदर। इस तरह से अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल जानते हैं कि ये किसने लिखे, सॉरी किसने बनाए, इनके प्रवर्तक कौन हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते। आगे देखते हैं। ईसाई कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? एक ही बात है, क्योंकि इसी से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ईसाई कैलेंडर को ऐसे हम कह सकते हैं। अब देखते हैं आगे। जो जूलियन कैलेंडर है ईसाई कैलेंडर का पूर्ववर्ती है, नोट करना है। क्या है? जूलियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर का पूर्ववर्ती है, मतलब उससे पहले आया है। जबकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ईसाई कैलेंडर का परवर्ती है। तो पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं, बीच में कौन था? ईसाई कैलेंडर। उससे पहले कौन था? तो पूर्ववर्ती, और फिर क्या आया? परवर्ती, यानी उसके बाद। इस तरह से क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ये हिस्ट्री का बिल्कुल बेस है। अगर आपको ये बेस समझ में आ गया तो आगे पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपके साथ ये दिक्कत रहेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। खासकर ये क्लास उनके लिए चलाई जा रही है जो हिस्ट्री को छोड़ चुके थे। 10th करने के बाद उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, या 10th तक भी उन्हें बोर ही लगती थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए है, तो ये जरूरी है। खासकर SSC, HSSC, तो इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसको ध्यान से समझें। अब कैलेंडर का मूल है, तो ईसाई कैलेंडर, जैसे जूलियस कैलेंडर क्या है? इसका मूल है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज छोड़ गए, ये देखते हैं कि जूलियस कैलेंडर का नाम किसके नाम पर है? रोमन सम्राट जूलियस सीजर। क्लियर हो गया? क्योंकि इन्होंने ही रोमन कैलेंडर में कुछ सुधार किए थे। तो सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा हो सकता है? रोमन। भारत में ना, सॉरी, विश्व के अंदर सबसे पहला साम्राज्य कौन सा माना जाता है? रोमन साम्राज्य। तो रोमन लोग बड़े स्तर पर राज करते थे। तो उस रोमन साम्राज्य हमारे भी थे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे साम्राज्य हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास लिखने की परंपराएं नहीं थी। हम सन नहीं लिखते थे, लिखते थे भी तो हम सन नहीं लिखते थे। इसलिए हमारा इतिहास
क्या है, कुछ किताबों पर बेस हो गया है। उन किताबों को भी हमने टाइम लाइन के अनुसार ही जोड़ना पड़ता है, किस टाइम पर लिखी गई हो। उनमें खुद में एक ऐसी व्यवस्था तब तक नहीं आई। सबसे पहले ये कहाँ आई, रोमन व्यवस्था में आई। तो रोमन कैलेंडर आया, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। तो रोमन सम्राट आए जूलियस सीजर, और उन्होंने 46 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 46 वर्ष पहले एक कैलेंडर जारी किया, जिसे क्या कहा गया, जूलियस सीजर कहा गया। इस कहानी से जूलियस सीजर के नाम से जाना जाता है। ये कैलेंडर का मूल है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ईसाई कैलेंडर का प्रवर्तक कौन थे, पादरी डायोनियस एक्सीगुअस। नोट करना, कौन से कैलेंडर के प्रवर्तक हैं ये, ईसाई कैलेंडर के। बाद में रोमन पोप, पोप कौन होता है, पोप कौन नहीं है, पोप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु को पोप कहा जाता है। पादरी नीचे उसमें आते हैं। उन पादरियों के ऊपर कौन होता है, पोप। हर धर्म का एक धार्मिक गुरु होता है। तो आप कमेंट में बताएं कि हमारे धार्मिक गुरु कौन है। हिंदू धर्म में धार्मिक गुरु कौन है, जैसे बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु कौन है, दलाई लामा, सुना होगा नाम आपने काफी बार। ईसाई धर्म के कौन हो गए बड़े धार्मिक गुरु, तो कौन हुए, पोप। पोप के नाम से कोई नाम हो तो उनके मरने के बाद अगला आएगा तो पोप के नाम से ही जाना जाएगा। वेटिकन सिटी, एक रोम के अंदर एक महल है, उसको वेटिकन सिटी भी बोलते हैं, वेटिकन देश भी बोलते हैं। उसकी राजधानी वेटिकन सिटी है, सबसे छोटा देश है। तो कैथोलिक चर्च ही है जहाँ पर उनके धार्मिक नेता रहते हैं और वहाँ से सारी सिस्टम को चलाया जाता है, तो उनको पोप कहते हैं। तो एक पोप हुए और उनका नाम था ग्रेगोरी और 13, बहुत 13वें ग्रेगोरियन 13वें ने क्या है 1582 में इसमें और सुधार किया, और एक ईसाई कैलेंडर में सुधार करते हुए नया कैलेंडर दिया, जो उनके नाम से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया। क्लियर। ज्यादातर विश्व में आजकल यही कैलेंडर एक्सेप्ट है, हमारे यहाँ भी ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलता है। ठीक है, याद रखना है। शक संवत पर आधारित है। आगे देखेंगे शक संवत क्या है, कब शुरू हुआ। अभी हमारे दिमाग में आ गया होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। एक बार आपका कुछ चीज रह जाती है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रमुख संवत। ये कैलेंडर ही हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में संवत के नाम से जाना जाता है। सन, वत, संवत। ठीक है, तो ये कैलेंडर है। तो हमारे राजाओं ने भी बहुत सारे कैलेंडर जारी किए, उनके बारे में भी क्वेश्चन आता है तो उसको समझते हैं। हमारे यहाँ भी कैलेंडर आए हैं। जैसे सबसे पहला कैलेंडर आया कली। कब आया, 3102 ईसा पूर्व। तो हमारे यहाँ भी कैलेंडर आए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ कैलेंडर नहीं आए। लेकिन समस्या क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे राजा चेंज हुए, तो हमने नए नए कैलेंडर जारी करने के चक्कर में सबको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। उसके कैलेंडर को उसने बंद कर दिया, उसके कैलेंडर को उसने किया, अपना नया कैलेंडर जारी किया, नई व्यवस्था दी। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, और इस तरह से बाद में हम पर शासन किया अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों का जो कैलेंडर था ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में छप चुका था। हम लंबे समय से कैलेंडर को यूज कर रहे थे जिसको शक संवत कहते हैं, जिसमें हमारे जो हमारे क्या हैं
देसी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, पंचांग के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर चैत्र, माह, फागुन ये सब आते हैं, जिससे हम अमावस पूर्णिमा इनके बारे में देखते हैं। तो वो भी हमारे दिमाग पर था, वो भी नहीं उतरा था, तो दोनों कैलेंडरों को जोड़ दिया गया और दोनों कैलेंडरों को जोड़कर इस तरह से ये कैलेंडर तैयार किया गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। तो आगे देखते हैं। तो ये कैलेंडर ये आया तो महाभारत युद्ध और राजा परीक्षित के जन्म के समय की बात बता रहा है। ठीक है, तो महाभारत हमारी इतनी पुरानी मानी जाती है। उससे भी पहले की है, क्योंकि राजा परीक्षित का जन्म बाद में हुआ, उसके बाद राजा परीक्षित का शासन चलता है। तो उसके बारे में ये बताता है नए युग के। इसका मतलब महाभारत का युग इससे भी पुराना माना गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सप्तऋषि या लौकिक संवत। सप्तऋषि या लौकिक संवत ये स्टार्ट हुआ इसके 25 वर्ष बाद। तो यहां ध्यान देने की बात है कि यहां पर ये टाइमलाइन है, ये 3000 या 3102 3102 ईसा पूर्व, उसके हम यहां तक जाएंगे क्योंकि ईसा पूर्व, और यहां आ गया 3076। तो ये घटना बाद में हुई, ये पहले हो चुकी है। समय सन बड़ा दिखाई दे रहा है, यही कंफ्यूजन है, इसको ही समझना है, क्योंकि ये ईसा पूर्व लिखा हुआ है। तो ये उल्टा चलेगा, जोड़ना नहीं है, घटा देना है उसके बाद की घटनाओं को। कितने बाद में हुआ? 25 वर्ष बाद। तो 25 वर्ष बाद इस तरह से व्यवस्था दी जाती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। लगभग की बात होती है ये, क्योंकि पूर्ण रूप से डेट को नहीं उठाया जा रहा है। तो आगे देखते हैं। कर्स में प्रचलित है आज भी ये। फिर बात आती है, हमारे एक इंपॉर्टेंट संवत है विक्रम संवत। ये डेट चेंज करनी है, 57 ईसा पूर्व लिखनी है। ये गलत छपा हुआ है, तो इसको आप चेंज करें, 57 लिखना है आपने। क्या लिखना है? 57। ठीक है। ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उज्जैन के स्थानीय नरेश विक्रमादित्य द्वारा आरंभ किया गया। यह आपको विक्रमादित्य के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है। विक्रमादित्य की बात की गई है। ठीक है, ये 57 ही रखना है, याद रखना है। विक्रमादित्य, भारत के अंदर 14 विक्रमादित्य हुए। एक टाइटल था कि राजा बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते थे तो वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते थे। तो ये पहले विक्रमादित्य माने जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ 14 यानी 14 विक्रमादित्य हुए। सबसे महान विक्रमादित्य जो माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त माने जाते हैं। क्लियर हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त काल में आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम विक्रमादित्य माने जाते हैं हेमचंद्र, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं 1556 में। आपको याद होगा, या आगे समझेंगे कि अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ। रेवाड़ी के राजा थे, तो उन्होंने भी जब दिल्ली पर कब्जा किया हुमायूं की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रह जाएगा। ओके, आगे बढ़ते। तो यहां तक नोट कर लिया। आगे देखते हैं शक संवत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कल हमारा देसी कैलेंडर यही है। देसी कैलेंडर कौन सा हमारा? यही है। शक संवत 78 ईस्वी में, ये कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाया गया। याद रखना है, ध्यान रखना, अब तक जो हमें जो भी संवत या कैलेंडर किए हैं सबके पीछे ईसा पूर्व था, इसमें ईस्वी आ गया, यानी पहली शताब्दी स्टार्ट हो चुकी है।
इसमें पहली शताब्दी क्या होगी, स्टार्ट होगी। ये अब यहां पर ये टाइम है, तो पहली शताब्दी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और यहां से कुषाण शासक थे कनिष्क द्वारा इसके राज, जब ये सत्ता पर बैठते हैं तो शक संवत की शुरुआत की जाती है। दक्षिण में से शालिवाहन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, किस नाम से जाना जाएगा, शालिवाहन। और 22 मार्च 1957 में भारत सरकार ने इसे, ध्यान देना है, भारत सरकार ने इसे अडॉप्ट किया ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। तो यही हमारा राष्ट्रीय संवत यानी नेशनल कैलेंडर कहलाता है। ठीक हो गया, ये इस तरह से काम करेगा। आगे देखते हैं, तो आगे हमारा कैलेंडर आता है कलचुरी। पश्चिम भारत के आमिर नरेश ईश्वर सेन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से ये कलचुरी को आपने याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कौन हुआ, हमारा शक संवत हुआ। और उससे पहले कौन सा आया था, विक्रम संवत। तो याद रखना है, विक्रम संवत जो बात की गई थी वो यहां पर थी। ये मान लो हमारा क्या है, शक संवत है, और ये है विक्रम संवत। इसका सन कौन सा था, 57 ईसा पूर्व। और ये कौन सा था, 78 ईस्वी। ये डिफरेंस, कई बार क्या कहा जाता है, विक्रम संवत और शक संवत के बीच में डिफरेंस कितना है। तो वहां ऑप्शन मिलते तो कई बार तो इनको ही लेस कर दिया जाता है, तो बच्चे भर देते, ठीक है भाई 78 में से 57 गए, ठीक हो गया, मिल गया हमारा। नहीं, ये टाइमलाइन को समझे, एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं। जो आज हम बात कर रहे हैं टाइमलाइन, उसकी बात करें। यहां ईसा मसीह का जन्म है, यहां पर माना जाता है कि 78 ईस्वी आई, शक संवत की शुरुआत। और ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 ईसा पूर्व, यहां आता है हमारा विक्रम संवत। अब ये देखो कि आपको दिख ही रहा होगा कि कितना गैप है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक आने में 57 ईयर, और यहां से यहां जाने में कितने, 78। तो 135 आंसर आएगा हमारा। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना डिफरेंस है, क्वेश्चन आ जाए तो क्या भरेंगे, 135 भरेंगे, न कि इसको घटा देंगे। अगर ऐसा किया तो यह क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ये इसीलिए हमें टाइमलाइन सीखनी जरूरी है, तभी हमें हिस्ट्री समझ में आएगी। ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेसन है। आगे चलते हैं, गुप्त संवत। अब देखते हैं गुप्त संवत। जब हमारे यहां कुषाणों का शासन आया, कुषाण एक विदेशी जाति थी जो चाइना से आई थी। हमारे यहाँ लंबे समय तक विदेशियों का शासन रहा, आक्रमण होते रहे। फिर हमारे यहाँ सूर्य उदय हुआ, हमारे खुद का शासन व्यवस्था आनी स्टार्ट हुई, तो वो आती है गुप्त। गुप्त कौन थे, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। गुप्त कौन थे, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। और कुषाणों ने ही कौन सा संवत दिया था, शक संवत। अब कुषाण यहां पर क्या हो गए, कमजोर हुए। उस तरह से फिर क्या है, ये सामंत वर्ग स्टार्ट हुआ, और सामंत वर्ग ने अपना काम स्टार्ट किया। अब यहां पर जो आते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक तो थे श्री गुप्त, माने जाते श्री गुप्त। वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हीं के शासन के, जब ये गद्दी पर बैठते हैं 319, तो यहां से ही स्टार्ट होता है
गुप्त संवत, मतलब गुप्तों का समय, गुप्तों का संवत, गुप्तों का कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? थोड़ा सा और इसके बारे में मामूली सी डिटेल जाने। गुप्त वंश का पतन के बाद विलंबी के राजाओं ने गुप्त संवत का नाम विलंबी संवत रख दिया। थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी कि हमारे जब भी वंश बदल जाते थे या कई बार राजा बदल जाते थे तो वो उसको या तो चेंज कर देते थे या नाम ही हटा देते थे। इस तरह से एक नाम न चलने के कारण हमारा ज़्यादातर कैलेंडर बहुत सारे हुए, लेकिन थे वही, उनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके आगे चलाते रहे। इस तरह से हमारे कैलेंडर बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है गुप्त संवत गुप्त काल से संबंधित है। किसने दिया था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब कुछ और हम संवत देख लेते हैं, कैलेंडर देख लेते हैं। जैसे हर्षवर्धन जब 606 में गद्दी पर बैठते हैं, कन्नौज के शासक बन जाते हैं, तो वो उस समय कैलेंडर जारी करते हैं जिसे हर्ष संवत के नाम से जाना जाता है। जो हर्षवर्धन का परिवार था वो गुप्तों का जमींदार था। जब गुप्त कमजोर हुए, सामंत भी कह सकते हैं इनको, लेकिन सामंत कौन थे? गुप्त थे। फिर वो राजा बने तो उनके नीचे कुछ जमींदार व्यवस्था बनी, तो वहीं से नए वंश सामने आए और इस तरह से नए वंश की स्थापना हुई और यहाँ से एक नया कैलेंडर जारी हुआ। तो इन्होंने भी गुप्त कैलेंडर को या विलंबी जो संवत था उसको चेंज कर दिया और हर्ष के नाम से एक संवत जारी हुआ। तो ये हर्ष जो संवत हो किससे संबंधित है? वो हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षवर्धन कहाँ के थे? हरियाणा, थानेश्वर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है एक, ये इस्लाम समाज का बहुत महत्वपूर्ण संवत है जिसको बोलते हैं हिजरी संवत। 622 के अंदर जो हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना के लिए हिजरत यानी प्रस्थान के उपलक्ष्य में आरंभ हुआ था। तो क्यों हुआ था वो थोड़ा सा समझते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो मक्का में हुआ और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 612 में, और इनको मक्का से निकाल दिया गया क्योंकि ये वहाँ के जो पुरोहित वर्ग है उनके खिलाफ की बात हो रही थी या मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो इन्होंने एक यात्रा शुरू की मक्का से मदीना कि मेरे को मानने वाले मेरे साथ चलें और हम आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, यहाँ हमें जीने नहीं दिया जा रहा। इसलिए वो मक्का से मदीना चले गए। उसी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। फिर आता है कोलम 825, मालाबार क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला एक संवत है। मालाबार कहाँ है? केरल। तो केरल के अंदर तट है मालाबार, तो वहां से कोलम एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। जयदेव मल द्वारा प्रारंभ किया गया कौन सा संवत? नेवारी, यानी ये नेपाल में भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमारे ये कैलेंडर बनते, संवत बनते। फिर कुछ और देखते हैं, समय शब्दावली। तो हिस्ट्री में कुछ समय से संबंधित शब्दावली ली गई है जो जनरली आप जानते भी होंगे, समय से संबंधित है। तो इनको देखते हैं एक बार। जैसे दशक, समझ में आएगा होगा? दशक, डिकेड, 10 वर्ष की अवधि। ये क्वेश्चन आया था। डिकेड क्या है? मिलान में आ जाता है कई बार। 10 वर्ष की अवधि, 10 से हम समझ जाते हैं, कई बार ये कंफ्यूजन यहां हो जाती है। फिर आगे देखते हैं। अब कह रहा है पूर्वार्ध यानी फर्स्ट हाफ, आधा सदी की पहला 50 वर्ष क्या कहलाएगा? पूर्वार्ध। ये हिंदी में बहुत बार क्वेश्चन आया है।
टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में कई बार आया है, तो इसको ध्यान रखना है। इंग्लिश से तो थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाता है। फर्स्ट हाफ यानी कि किसका फर्स्ट, शताब्दी, किसका, जो सदी का, जो हमारी सदी है, शताब्दी है, जो 100 वर्ष की होती है, उसका पहला हिस्सा। तो 1 से लेकर 50 वर्ष तक की अवधि को हम पूर्वार्ध यानी फर्स्ट हाफ कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते, जैसे 21वीं सदी कह रहे हैं हम, चल रही है, तो हम किस में हैं? फर्स्ट हाफ में हैं, पूर्वार्ध में है 21वीं सदी के। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये 1 से कहाँ तक जाएगी? 50 तक। तो अभी हम किस में हैं? 20 में। तो 2020 है, तो ये 20 वर्ष हुए हैं, तो 1 से लेकर 50 तक के वर्ष क्या कहलाएंगे? पूर्वार्ध। शायद इस बात से आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ, सदी का दूसरा यानी कि 50 वर्ष, सदी के दूसरे 50 वर्ष जो 51 से 100 वर्ष के चलेंगे, तो ये क्या है? उत्तरार्ध। ये क्या है? पूर्वार्ध। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और देखते हैं, सदी यानी शताब्दी, जो बार बार हम करें सेंचुरी, सदी, तो कितने वर्ष की है? 100 वर्ष की है। ये हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी, तो कितने रन बनाए? 100। तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, यहां कंफ्यूजन हो सकती थी। आगे देखते, फिर क्या है? सहस्त्राब्दी, मिलेनियम, 1000 वर्ष। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सहस्त्राब्दी क्या है? मिलेनियम किसे कहा जाता है? तो 1000 वर्षों की अवधि को मिलेनियम कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो जैसे आज हम क्या है? 2000 यानी कि ईसा मसीह को कितने हो गए? 2 मिलेनियम, 2 सहस्त्राब्दी हो चुके हैं, हम तीसरी सहस्त्राब्दी में हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि 1000 तक चली होगी, फिर 1000 से 1001 से लेकर 2000 तक चली होगी, तो इस तरह से हम तीसरी सहस्त्राब्दी के अंदर हैं। क्लियर हुआ? किससे? जो हमारा इतिहास मॉडर्न व्यवस्था में चला, व्यवस्था के साथ चला, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से हम की बात करें, कुषाण वंश के टाइम से हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही घर में रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।